गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी, चैप्टर का नाम है जीएसटी। कल जीएसटी में मैंने आपको समझाया कि जहां हम नॉर्मल एंट्री करते थे, जब 1 लाख का माल परचेज करके लाते थे निधि, तो एंट्री करते थे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख 1 लाख। और मान लो उस 1 लाख के माल को हमने 1,50,000 रुपये में बेच दिया, तो सेल ने कर रखी है 2 के साथ शादी, मतलब सेल होता है क्रेडिट, और मेरे पास 1,50,000 रुपया आया, पैसा आया तो डेबिट। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,50,000 1,50,000। सिंपल केस था। एग्जाम्पल ये है कि 1 लाख रुपए का माल खरीदता हूँ और उसको 50,000 रुपये में बेचता हूँ। भाई साहब, अब लागू हो चुका है देश में जीएसटी। तो जब आप माल खरीद के लाओगे ना, तब आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी का एक रूल है कि जीएसटी फाइनली किसको पे करना है? कंज्यूमर को। जो डीलर है, जो बिजनेसमैन है, उसको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। पर आपने तो कहा कि जब परचेस करके लाओगे तब जीएसटी पे करना पड़ेगा। हाँ, टेम्परेरी बेसिस पे पे करना पड़ेगा। फिर जिज्ञासा, हम उस चीज को आगे बेच देंगे, तो जब माल बेच देंगे तो वो जो पहले पे किया हुआ जीएसटी वो हमारे पास वापस आ जाएगा। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी एग्जाम्पल के बेस पे आगे सब कुछ पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कल मैंने जाते जाते आपको जीएसटी की ये बात समझा दी थी कि 3 जीएसटी होते हैं, एक नहीं होता। हाँ, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी समझा दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो आज अपन कुछ नया पढ़ने के लिए एग्जाम्पल इसी तरीके से समझते हैं कि जब मैंने 1 लाख रुपए का माल परचेज किया, तो परचेज कहलाएगा 1 लाख का। उसके ऊपर मान लेते हैं, अभी आईजीएसटी को दूर फेंकते हैं। आईजीएसटी कब लगता है? प्लीज सबका ध्यान यही होना चाहिए, बार बार सबको जगाता नहीं पड़ूंगा, भगा दूंगा मैं। आईजीएसटी कब लगता है? जब माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाता है। तो अभी हम मान लेते हैं कि हम राजस्थान के हैं, राजस्थान से ही माल खरीदते हैं, राजस्थान में ही माल बेचते हैं। तो जब विद इन द स्टेट की बात हो, सेम स्टेट की बात हो, तो 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अगर जीएसटी की रेट 18% है तो 9% 9%, अगर जीएसटी की रेट 28% है तो 14% 14%। स्टैंडर्ड रेट जीएसटी की मितांशी 18% है, तो 9% 9% का एग्जांपल ले लेते हैं। जब मैंने माल परचेज करा तो 9% तो लगेगा सीजीएसटी, मतलब 9,000, और 9% लगेगा एसजीएसटी, मतलब 9,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,18,000। अब इस 1,18,000 में से ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। मैं जो भी चीजें खरीदता हूं खुद के पर्सनल काम के लिए, कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदता, मैं उन चीजों को आगे बेच देता हूं। मैंने ये पढ़ रखा है कि जीएसटी सिर्फ कंज्यूमर को पे करना होता है, फाइनल कंज्यूमर को। तो मैंने ये हुज्जत करी, ये बहस करी कि यार मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, मुझसे क्यों जीएसटी ले रहे हो? तो कह रहे हैं कि भाई साहब कैसे पता लगाएं कौन बिजनेसमैन है कौन कंज्यूमर है? तो हम तो सबसे जीएसटी ले लेते हैं। ढंग से सुनना, हम तो सबसे जीएसटी ले लेते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप डीलर हो, बिजनेसमैन हो, तो आप इन चीजों को अपने पास तो रखोगे नहीं, आगे बेच दोगे। तो जब आप आगे बेच दो तो हमारे पास वापस आ जाना, आपका पे किया हुआ टैक्स 18,000 रुपए हम आपको वापस दे देंगे। ये प्रॉमिस किसने किया? गवर्नमेंट ने। दोनों गवर्नमेंट ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया, कि आपने हमको जो 9,000 रुपए दिए हैं ये हम आपको वापस कर देंगे। कौन सी डेट पे? जिस दिन आप इस माल को आगे फर्दर सेल कर दोगे तब। मैंने कहा प्रॉमिस, उन्होंने कहा पक्का प्रॉमिस, मम्मी कसम। ओके, अब मैं क्या सोचूंगा कि यार भले ही जेब से 1,18,000 गए हो, पर 18,000 तो सरकार ने बोला है वापस दे देगी, तो 1,18,000 में से तो 18 तो वापस मिल जाने हैं ही सी। तो खर्चा कितने का हो गया? 1 लाख का। खर्चा कितने का हो गया? 1 लाख का। तो परचेज मतलब एक्सपेंस कितने की मानी जाएगी? 1 लाख की। और बाकी का 18,000 तो वापस मिल जाएगा। वापस मिल जाएगा तो ये मेरे लिए क्या है? असेट। जिसका बेनिफिट वापस मिल जाए वो क्या है आपके लिए? असेट। तो ये मेरे लिए असेट है। अब क्योंकि एक चीज खर्चा है, एक चीज असेट है, तो दोनों को मुझे अलग अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कैसे करते हैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये रही एंट्रीज। अब कहानी को पूरा करते हैं कि सर अभी तो 18,000 दे देता हूं, लेकिन जब माल वापस बेचूं मुझे 18,000 वापस कर देना। यार ठीक है। अब 1 लाख का माल है, मुझे उसको बेचना है, दुकानदारी के बहुत सारे खर्चे हैं, सारे खर्चे भी रिकवर करने हैं, घर बार का पेट भी पालना है। तो मैंने कहा यार मैं तो लाख रुपए की चीज को 50,000 का प्रॉफिट जोड़ के कितने में बेचूंगा? 1,50,000 रुपए में बेचूंगा। अब मैं भी दुकानदार हूं, सरकार ने हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन, हर डीलर के ऊपर ये बंदिश लगा रखी है कि आप जब माल बेचो तो सामने वाले कस्टमर से जीएसटी लेना ही लेना।
आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि मेरा जो कस्टमर है वो खुद अपने आप में बिजनेसमैन है, अपने आप में डीलर है कि या वो कोई कंज्यूमर है। ये सब चेक करने की तुम्हारा कामकाज नहीं है। तुम्हारे लिए तो कस्टमर इज अ कस्टमर, वेदर ही इज अ डीलर और ही इज अ कंज्यूमर। फर्क समझते हो ना? कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क है। भाई मैं बड़ा व्यापारी, सारे छोटे व्यापारी मुझसे खरीदते हैं, पर है तो व्यापारी। ये तेल लेने जान दे, तू तो जिसको बेचे उससे क्या ले ले, जीएसटी ले ले। कितना परसेंट? क्या 18%? सर 18% फिक्स है क्या? तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग जीएसटी की रेट लगती है। ये रेट हमें सरकार बता के रखती है। तो मैं जो प्रोडक्ट में डील करता हूं उस पर कितनी लगती है? 18%। खरीद के लाता हूं तब भी 18%, बेचता हूं तब भी 18%। तो अब मैं मेरे कस्टमर से कहूंगा कि देखो भाई साहब, जो मैं माल आपको दे रहा हूं वो तो 1,50,000 का है। अब आप एक काम करो, इसके ऊपर जीएसटी भी दो। नहीं, कितना जीएसटी लगेगा? कि देखो यार, तू और मैं दोनों राजस्थान के ही हैं, तो आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी। तो 1,50,000 पे सीजीएसटी दे दो @9%, 13,500, और आप एसजीएसटी भी दे दो @9%, मतलब वापस से 13,500, और टोटल पैसा कितना दे दो? 1,77,000 रुपीज दे दो। डन? अब यार इस 177 में से मेरे कितने? मेरे कितने? 1,50,000 कल समझाया था ना मैंने। बोला उसको मेरा आइटम तो 150 का है, बिल में लिखूंगा, बताऊंगा कि देखो आपने जो चीजें मुझसे खरीदी है उसका टोटल 150 है, देश में जीएसटी लगा है तो ये 2 जीएसटी का अमाउंट है। तो 177 में से मेरे तो 150 है। आपके पास पैसा आए आपका ही हो जाए तो क्या है वो? इनकम। और आपके पास पैसा आए आपका नहीं हो रहा, लौटाना पड़ेगा किसी को, तो फिर वो क्या है आपके लिए? लायबिलिटी। तो मैं कहूंगा कि इस 177 में से 1,50,000 तो मेरे लिए क्या है? इनकम। और रिमेनिंग 13,500 मुझे देने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। समझे कि नहीं? अब मैं इस लायबिलिटी को पे करना चाहता हूं। मैंने आपके नाम पे पैसे लिए हैं तो ये लो गवर्नमेंट मैं आपको दे दूंगा, लेकिन क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? ये कौन सा वादा? कि आपने प्रॉमिस किया था कि जब मैं इस माल को आगे बेच दूंगा तो मेरा पे किया हुआ टैक्स आप मुझे वापस कर देंगे। तो देखो अब 2 अलग अलग गवर्नमेंट है, तो दोनों के साथ अलग अलग हिसाब करना पड़ेगा। बेटा रोज लेट आता है तू। क्या सॉरी सर, क्या टाइम था? फिर तू किस टाइम पे आ रहा है? बैठो। क्या पढ़ा रहा था मैं? 2 अलग अलग गवर्नमेंट है, 2 अलग अलग गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की है, स्टेट गवर्नमेंट भजन लाल जी की है। तो मैं दोनों गवर्नमेंट को भूल दे दूंगा। अबे वो मैंने तुम्हारे लिए 13,500 इकट्ठे कर रखे हैं, पर तुम्हें दूंगा एक ही शर्त पे, जब तुम मेरे 9-9 हज़ार रुपए मुझे क्या कर दोगे? वापस कर दोगे। तो दोनों भाई साहब क्या कहेंगे? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, हमें लेने 13,500 है, देने आपको 9,000 है। तो एक काम कर लो ना, 13,500 में से 9,000 रुपए आप आपके रख लो और रिमेनिंग 4,500 हमें दे दो। तो दोनों का सेटलमेंट अलग अलग करना पड़ेगा। ये बात याद रखना, 3 बार बोल चुका हूं। मोदी जी के पास जाऊंगा, मोदी जी मुझे आपको 13,500 देने हैं और आपसे 9,000 रुपए लेने भी हैं, तो ये लोग पकड़ो आपके 4,500। भजन लाल शर्मा जी के पास जाऊंगा, भजन लाल शर्मा जी मुझे आपको 13,500 रुपए देने हैं और आपसे 9,000 रुपए लेने भी है, ये पकड़ो आपके 4,500 रुपए। समझ में आया कि नहीं? अब ये लायबिलिटी का सेट ऑफ कैसे होगा कि इस लायबिलिटी को पे करने के लिए मैं मेरा एक असेट यूज करता हूं, है कि नहीं? तो अब एंट्री वाइज समझो। एंट्री वाइज कैसे करेंगे कि 1,18,000 का माल खरीद के लाया, तुम लोगों ने खुद ने कहा कि सर 1,18,000 में से 18 वापस मिल जाएंगे, आपका खर्चा तो कितने का हुआ? 1 लाख का खर्चा है सर। खर्चा मेरा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, तो एंट्री करेंगे परचेसेस अकाउंट डेबिट, कितना? 1 लाख। सर ये जो 9-9 हज़ार रुपए का जीएसटी है, तो कल मैंने आपको बेसिक जीएसटी के नाम से एंट्री करवा दी थी, पर जीएसटी एक नहीं होता, 2 होते हैं, 3 होते हैं। तो अब यहाँ पे एंट्री पता है कैसे होगी? अब यहाँ पे एंट्री होगी, इसको लाओ नीचे और एक जीएसटी और जोड़ो कि ये तो है इनपुट सीजीएसटी, और एक और आएगा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और ये जो आपने 18,000 लिख रखा है ना, ये एक नहीं है,
अलग अलग है, 9000 CGST है, 9000 SGST है, तब जाके आपके पास से क्या गया पैसा। आपने जो 9,000 रुपए दिए, दोनों गवर्नमेंट कह रही है वापस कर देंगे, वापस कर देंगे, तो मेरा पैसा आपके पास एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट है। आपने पैसा बैंक के पास डिपॉजिट के रूप में जमा करा रखा है, तो ये आपके लिए एसेट है कि नहीं है ना? तो आपका पैसा गवर्नमेंट ने एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रख रखा है, तो ये आपके लिए क्या है? एसेट। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो डेबिट। तो दोनों है यहाँ पे, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, 9,000 पर पैसे कितने देने पड़े? 1,18,000। पैसा क्या है मेरे लिए? एसेट। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, इसलिए टू कैश। और उधार का ट्रांजैक्शन है तो कैश नहीं आएगा, बंदे का नाम आएगा। एंट्री समझ में आ रही है? एंट्री समझ में आ रही है क्या? अगर एंट्री समझ में नहीं भी आ रही तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा। अगले दिन तो ये एंट्री बाय हार्ट हो जाएगी, टेंशन की बात ही नहीं है। हाँ, समझ में नहीं आ रही है तो समझाने का तरीका क्या है कि जो पैसे मैं दे रहा हूं उसमें से एक पोर्शन मेरा खर्चा है, खर्चा इंक्रीज हुआ तो डेबिट। अगला पोर्शन मेरे लिए क्या है? एसेट। एसेट भी इंक्रीज हुआ तो डेबिट। दोनों चीजें क्या हो जाएगी? डेबिट। फिर मैंने लाख रुपए का माल 1.5 लाख में बेचा। कहानी बार बार नहीं बोलूंगा। 177 मैंने कस्टमर से लिए, 177 में से 150 मेरे हैं, मेरे लिए क्या है? इनकम। इनकम मेरी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट। और वैसे भी सेल ने तो कर रखी है 2 के साथ शादी, तो 2 सेल्स अकाउंट 1,50,000। 150 के बाद मैंने 13,500 जो कल एक इंडिविजुअल फिगर थी, मुझे GST के नाम पे 18% 27,000 में यहाँ लिख रहा था। आज हमने पर्दा हटाया रास्ते से कि GST एक नहीं है, 2 है, CGST SGST आधा आधा है, तो 27,000 का ब्रेकअप कर दिया, 13,500। तो भैया मुझे एंट्री भी दोनों की अलग अलग करनी पड़ेगी। दोनों सरकार आपस में एक दूसरे को डिसऑन कर देती है। डिसऑन कर देती है मतलब अपने आप से जुदा कर देती है। मोदी जी कह रहे हैं कि ये जो भजन लाल शर्मा है ना, ये जाने इसका राजस्थान जाने, मुझे इससे मतलब नहीं। और भजन लाल शर्मा जी कह रहे हैं मुझे तो मेरा आधा पैसा दे दो, मोदी जी जाने उसका काम जाने। भले ही दोनों गवर्नमेंट बीजेपी की हो, यहाँ बीजेपी नहीं चलती, यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चलती है। दोनों क्या कहती है? दोनों गवर्नमेंट के देखो हमें हमारा सेंटर चलाने के लिए पैसा चाहिए, ये कह रहा है हमें हमारा राज्य चलाने के लिए पैसा चाहिए। हमें तो हम दोनों अलग अलग भाई, दोनों के साथ हिसाब अलग अलग करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज, दोनों के साथ हिसाब कैसे करना पड़ेगा? अलग अलग। तो दोनों की जो 13,500 की लायबिलिटी है अलग अलग बुक करनी पड़ेगी। आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट, इनकम भी क्रेडिट, लायबिलिटी भी क्रेडिट, तो दोनों चीज यहाँ क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे एंट्री करेंगे 2 आउटपुट CGST और 2 आउटपुट SGST। कितना? और अब अमाउंट चेंज हो जाएगा, 27 को हटाओ, 13,500, 13,500। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? मेरे एसेट बुक हो गया, मेरी लायबिलिटी बुक हो गई। सारा खेल है GST का। सरकार को GST चाहिए पर खुद नहीं लेती, कहती है दुकानदार तू ले कस्टमर से, तू कस्टमर से ले और हमें दे। तो ये रहा दुकानदार, इसने अपना माल बेचा, कस्टमर से GST ले लिया, अब उसको ये GST किसको देना है? गवर्नमेंट को। तो जब मैंने कलेक्ट किया तो मेरे ऊपर क्या आ गई? लायबिलिटी। अब मैं उसको गवर्नमेंट को पे करना चाहता हूं तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी तो डेबिट। तो जो आउटपुट CGST मैंने पहले क्रेडिट किया था, अब मैं उसको क्या कर दूंगा? डेबिट। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। कितने की लायबिलिटी मेरे ऊपर? सर CGST वालों की मेरी लायबिलिटी है कितना? 13,500, 13,500 पे करना। पर पूरे जेब से थोड़ी देने हैं सर, मेरा 8,000 जमा है ना तुम्हारे पास, मेरा एक एसेट है ना तुम्हारे पास, रख लो। अब आप अपना एसेट उनको सरेंडर कर दोगे तो आपका एसेट कम हुआ कि नहीं हुआ? एसेट कम हुआ। एसेट कम होगा तो क्रेडिट। पहले जब आपने पैसे जमा कराए थे एसेट बढ़ गया तो डेबिट। अब एसेट सरेंडर कर रहे हो, गया एसेट तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 2 इनपुट CGST अकाउंट कितना? 9,000। बचा मतलब नोट गिन के देने पड़ेंगे ना, पैसों का रूल है। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 बैंक अकाउंट 4,500। कोई बच्चा मुझसे यूँ पूछे सर यहाँ बैंक की लिखेंगे क्या, कैश नहीं लिख सकते क्या? जनरली सरकार को कैश में पेमेंट नहीं होता, जनरली दे तो सकते हैं लेकिन नहीं देते। कैसे देते हैं? चेक से ही देते हैं, तो 2 बैंक लिखते हैं। अब ये तो किसका हिसाब हुआ? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का। भजन लाल शर्मा जी भी तो लाइन पे खड़े हैं, तो उनका भी तो हिसाब करना पड़ेगा ना। तो सेम टू सेम हिसाब उनका हो जाएगा।
कैसे कि ये भैया इसको कॉपी मारो, ये क्लोन दिया, यहाँ देखो डिट्टो एंट्री अब किसकी हो जाएगी, सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी की। वही हमने कलेक्ट किया था, लायबिलिटी थी, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, अब पे करने जा रहे हैं, मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी तो डेबिट। लायबिलिटी कैसे पे करने हैं, एक हमारा असेट आपके पास जमा है, रख लो आप, अब जब असेट आया था तब डेबिट था, अब जा रहा है तो क्रेडिट, रिमेनिंग पैसा मुझे देना पड़ेगा, तो टू बैंक अकाउंट 4500। इस पूरे प्रोसेस को मैं कल समझा चुका हूँ। आज सिर्फ हमने इतना सीखा है इस प्रोसेस में नया कि जीएसटी एक नहीं है दो है, तो एक सिंगल इनपुट जीएसटी नहीं आएगा, दो आएंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। सेम चीज आउटपुट पे भी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, फिर सीजीएसटी का हिसाब अलग से होगा और एसजीएसटी का हिसाब अलग से होगा, सब हिसाब अलग अलग होंगे। डन। इसके लिए मैंने आपको 3 टैगलाइन याद कराई थी, पर अब वो पड़ोस की क्लास में खाली पड़ी है तो फालतू अपना गला फाड़ने से हमें मतलब भी नहीं है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। जैसे हमने टैगलाइन पढ़ी थी, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल वाला टाइप, ठीक है, तो मैंने जीएसटी की टैगलाइन क्या बताई थी, जस्ट लाइक डिस्काउंट। डिस्काउंट की टैगलाइन थी जहां कैश वहां डिस्काउंट। तो भाई हमने जीएसटी की टैगलाइन तो बहुत लॉजिकल बनाई थी कि जब आप परचेज करोगे तब भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, जब आप सेल करोगे तब भी जीएसटी आएगा, तो परचेज पे भी जीएसटी है, सेल पे भी जीएसटी है। तो टैगलाइन क्या बना, जहां परचेज वहां जीएसटी, जहां सेल वहां जीएसटी। बेटा ये एक टैगलाइन याद कर ली ना तो आपका 90% क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। आपको सिर्फ अब अगली टैगलाइन जिस पे फोकस करना है वो क्या है, सेल। सेल ने कर रखी है 2 के साथ शादी। सेल क्रेडिट होता है, तो सेल क्रेडिट है तो उसके साथ जीएसटी भी क्रेडिट है। अब सेल क्रेडिट है तो सेल का उल्टा क्या होता है, परचेज। सेल क्रेडिट है तो परचेज क्या होगा, डेबिट। परचेज डेबिट है तो उसके साथ जीएसटी भी क्या है, डेबिट। तो जहां परचेज वहां जीएसटी, जहां सेल वहां जीएसटी। अगर आपको ये लाइन याद रहती है तो आप जीएसटी क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ये लाइन, अब ये लाइन जुड़ी हुई किससे है, सेल से, और अगर आपको यही पता नहीं है कि सेल हमेशा ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, आपको यही नहीं याद तो आपको कॉमर्स के स्टूडेंट बनने का कोई हक ही नहीं है, जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं है। वैसे तुम भला भी नहीं करोगे दुनिया में किसी का जिंदा रह के, हमने नाला खुलवा रखा है, आपको डूब के मर जाना चाहिए, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ, करना नहीं, क्योंकि तुम मरोगे भी नहीं, गंदे अलग हो जाओगे, नाला गंदा अलग कर दोगे, ठीक है। ओके, क्या कह रहे हैं, जहां परचेज वहां जीएसटी, जहां से वहां जीएसटी। लेकिन सिर्फ जीएसटी लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये 2 वर्ड लगाने बहुत जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 वर्ड है, इनपुट और आउटपुट। तो सिर्फ इनपुट कब और आउटपुट कब, फिर से लॉजिकल टैगलाइन कि जब आप गुड्स परचेज करते हो तो ये आपके लिए क्या है, इनपुट। जो चीज आप सेल करते हो वो आपके बिजनेस के लिए क्या है, आउटपुट। तो गुड्स में, परचेज में गुड्स आते हैं तो इनपुट जीएसटी, सेल्स में गुड्स जाते हैं तो आउटपुट जीएसटी। तो 2 टैगलाइन थी, जहां परचेज वहां जीएसटी, जहां सेल वहां जीएसटी। परचेज में गुड्स आते हैं तो इनपुट जीएसटी, सेल्स में गुड्स जाते हैं तो आउटपुट जीएसटी। डन। अब यार ये जो 2 लाइन, 2 है ना, ये जो 2 सेटलमेंट कर रहे हैं अपन, मोदी जी का सेटलमेंट कर रहे हैं और भजनलाल जी का सेटलमेंट कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये लॉजिकली प्रैक्टिकल है क्या कि मैं एक एक आइटम का हिसाब कर दूं उनके साथ कि ये देखो ये चीज में 1 लाख रुपए में खरीद के लाया, ये मैं 1.5 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, हाँ जो भी 18,000 पे किया, 27,000 कलेक्ट किया, ये ले लो 4,500, 4,500 तुम ये ले लो। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कहूंगा ये मैं 20,000 रुपए की चीज लाया, ये मैं 25,000 रुपए बेच रहा हूँ, तो ये 5,000 रुपए के ऊपर जो भी टैक्स हुआ ये तुम ले लो। तो ऐसे एक एक आइटम का हिसाब होगा क्या,
एक एक दिन का हिसाब हुआ क्या? नहीं ना। तो जीएसटी में हिसाब होता है मंथली बेसिस पे। कैसे होता है? मंथली बेसिस पे। मींस अब ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखना आप जीएसटी का। मैंने पूरे महीने बिजनेस किया, ये महीना खत्म हो गया, तो मैं बहुत सारी बार चीजें परचेज करके लाया हूँ। महीने भर में 5-6 बार तो चीजें परचेज करके लाया ही होगा। कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 50,000, मर्जी मेरी, जैसी जरूरत पड़ी। तो जब जब परचेज करके लाऊंगा तब तब टैक्स पे करूंगा, और हर टैक्स में मुझे क्या मिलना चाहिए? इनपुट मिलना चाहिए, जिसका बेनिफिट मुझे बाद में मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो परचेज की एंट्री है ना, ये जो परचेज की एंट्री है, ये एक बार नहीं होगी, ये मल्टीपल टाइम्स होगी। सेम तरीके से सेल, तो दुकान लेके बैठा हूं, रोज नहीं, रोज कुछ ना कुछ चीजें सेल करूंगा, रोज एक क्या, रोज 10 चीज सेल करूंगा। तो महीने भर में बहुत सारी बार हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। और सरकार को हिसाब रोज का नहीं देंगे, पूरे महीने का एक साथ देंगे। क्या कहेंगे कि सरकार देखो, ये हो गई मेरी टोटल परचेज, और इस परचेज के ऊपर हो गया मेरा टोटल इतना इनपुट। मान लो ये मेरा अमाउंट है इनपुट का, वो जो मैंने अलग अलग परचेज की एंट्री पास करी ना, तो किसी में 9 पीछे पास कर, ये जो मैं रोज की चीजें सेल कर रहा हूं ना, तो अभी सेल किया तो सर इनपुट आउटपुट कितना कलेक्ट किया? 13,500। अगली बार कम का सेल करूंगा तो 1350, फिर कभी 13 रुपए, कभी 12 रुपए, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 30,000। तो मैं सरकार को हिसाब बना के दूंगा, सरकार पूरे महीने में ये हो गई मेरी टोटल सेल्स, और इस टोटल सेल्स के ऊपर हो गया मेरा इतना आउटपुट। तो महीने भर के बाद एंड में ये हिसाब लगाऊंगा कि टोटल मेरे पास इनपुट है, मान लो 10 लाख रुपए का, और सर जो आउटपुट है, जो मैंने माल बेचा है, वो टोटल बेच दिया है मैंने कितने का? 13 लाख रुपए का। तो अब मुझे आपको 3 लाख रुपए देने हैं ना, रोज रोज थोड़ी दूंगा, महीने के आखिरी में दूंगा। महीने के आखिरी में दूंगा मतलब अकेडमिकली क्वेश्चन के एंड में मुझे सरकार को क्या देने हैं? पैसे देने हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब एक बात बताता हूं मैं तुम लोगों को, जो मैं इस लेवल पे नहीं पढ़ाता हूं, मैं सीए इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। वो बात कि जीएसटी देश में लागू हुआ, सोचो क्यों लागू हुआ? ऑलरेडी उससे पहले कुछ टैक्सेस चल रहे थे, हम लोग पे भी कर रहे थे, गवर्नमेंट के पास पैसा आ भी रहा था, और देश 50 साल से चल ही रहा है। तो जीएसटी क्यों लाए? सारे टैक्स एक में आ जाए। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? और चलो पहले एक बात समझो, कोई सी भी नई चीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो क्यों करेंगे? पुरानी चीज हटा के नई क्यों लाएंगे? बेटर हो, या फिर पुरानी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी इसीलिए तो नया लाएंगे। जब पुराने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आज मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम कहो यार हटाओ इनको, दूसरे को लाओ। कोई प्रॉब्लम है तो ही हिमांशु जाके कंप्लेन करेगा, नहीं 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 दूसरे को। या चलो तुम कंप्लेन नहीं कर दो, बीसीसी भी दूसरा टीचर लाएगी तो क्यों लाएगी? कोई तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या थी कि पहले है ना, ये जो इनपुट है ना, इनपुट हर बार मिलता नहीं था। मिलता नहीं था मतलब मैं लाख रुपए की चीज खरीद के ला रहा हूँ, 18,000 पे भी कर रहा हूँ, पर सरकार मना कर देती थी कि ये जो 18,000 तुझे पे कर रहा है ना हमको, ये 18,000 तुझे वापस नहीं देंगे साले। मैं कहा पागल हो रहे हो क्या सरकार? अगर 18,000 वापस नहीं दोगे तो मेरे को तो माल 1,18,000 का पड़ जाए, और अब मैं इसी माल को 1,50,000 में बेचूंगा तो मेरा तो प्रॉफिट डायरेक्टली क्या हो गया? कम हो गया। जहां मैं 1 लाख की चीज को 1,50,000 में बेच रहा था तो 50,000 का प्रॉफिट था, क्योंकि मुझे क्या लग रहा था 18 तो वापस मिलने वाला ही है। अब अगर 18 वापस नहीं मिलेगा तो मेरा माल ही 1,18 का पड़ गया, और 1,18 का माल अब मैं 1,50 में बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। सरकार कह देगी 1,50 में मत बेच, 1,68 में बेच। है ना, पागल हो रहे हो क्या सरकार? माइक्रो इकोनॉमिक्स तो 11th क्लास में पढ़ रहे हो क्या तुम लोग अभी? हाँ, डिमांड और सप्लाई पढ़ रहे हो क्या? नहीं। सरकार इतनी तो समझ रखो, मैं मेरे 1.5 लाख के माल को 1,68 का कर दूंगा तो मेरे ग्राहक कम होंगे कि नहीं होंगे? When price increases, demand decreases, तो मेरा तो धंधा कम हो जाएगा, बस खत्म नहीं होगा, कम तो हो जाएगा। सर आपके चक्कर में मेरी क्यों पेट पे लात मार रहे हो आप? क्या नहीं यार, करना तो पड़ेगा। तो अब क्या होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम
मैं ये बात वो बता रहा हूं जो मैं सीनियर्स को पढ़ाता हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये 18,000 का बेनिफिट नहीं मिलता था, इसलिए जीएसटी लाया गया कि अब हर बार तुम्हें 18,000 का बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ चुनिंदा चीजों को छोड़ के हर बार बेनिफिट मिलेगा। पहले तो यूं मान लो 100 में से 50 बार मिलता ही नहीं, 50 बार ही मिलता। अब वो कह रहे हैं 100 में से 95 टाइम्स तो मिल जाएगा, 4-5 बार नहीं मिलेगा, उसको तुम याद रख लो। अब ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी 5 बार हमें इनपुट नहीं मिलेगा। तो सर क्या याद रखना पड़ेगा कि बेटा अगर इनपुट नहीं मिलेगा तो मेरी परचेज अब 1 लाख से रिकॉर्ड नहीं होगी, परचेज इटसेल्फ कितने से रिकॉर्ड होगी, 1,18,000। समझे कि नहीं? परचेज ही सिंपल एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये चीजें हट जाएंगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 1,18,000, 1,18,000, 1,18,000। समझ में आया कि नहीं? पहली बात तो ये क्या याद रखना पड़ेगा, कब कब इनपुट हमें नहीं मिलता। दूसरी बात जो आपको याद रखना पड़ेगा वो ये कि सर जीएसटी 18% वाली बात बहुत बड़ी मार है। 100 रुपए के माल को 118 करना, इसका मतलब व्यापारी से ज्यादा गवर्नमेंट कमा रही है। एक व्यापारी भी अपने 100 रुपए के माल को 110 या 115 में बेचता है, आप 100 रुपए के माल को 118 कर दोगे, मतलब सारी मेहनत करे व्यापारी और उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाओ आप, तो गलत बात है सर। बेचारे गरीबों का क्या होगा। तो कुछ कुछ चीजों पे जीएसटी लगता ही नहीं। दूसरी बात जो याद रखनी पड़ेगी वो क्या, कुछ कुछ चीजों पे जीएसटी लगता ही नहीं। तो जिन चीजों पे जीएसटी ही नहीं लगता उसमें चीज 1 लाख की 1,18,000 होगी ही नहीं। 1 लाख की 1,18,000 नहीं होगी तो एंट्री कितने से पास होगी, 1 लाख से। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख, 1 लाख। तो सर कितनी चीजों पे नहीं लगता, 3-4 चीजों पे नहीं लगता। मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा 5। तो 5 चीजें ऐसी जिसमें जीएसटी लगता तो है, इनपुट नहीं मिलता। सर इनपुट नहीं मिलता तो एंट्री कितने से होगी, 1,18 से डायरेक्ट। कितने से, 1,18,000 से डायरेक्ट। 5 चीजें ऐसी जिसपे इन जीएसटी ही नहीं लगता। अबे जब जीएसटी तुम पे ही नहीं कर रहा तो इनपुट कहां से मिलेगा। जब तुम पे ही 1 लाख कर रहा तो एंट्री कितने से होगी, सिर्फ 1 लाख से। क्लियर, समझ में आ रहा है दम आगे पढ़ाऊं, डर तो नहीं लग रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो मक्खन चलेगा, मक्खन कुछ भी नहीं होती। 3 एंट्री परचेज की होती है, 2 एंट्री सेल की होती है। जहां परचेज वहां जीएसटी, जहां सेल वहां जीएसटी। आदर्श सो मत जाना, उल्टा बिठा दूंगा, है ना। हाँ, जहां परचेज वहां जीएसटी, जहां सेल वहां जीएसटी। अब एक क्वेश्चन लॉजिकली सोच के बताते। सरकार ने अपन को कल बताई थी मैंने ये बात, एक लॉलीपॉप दिया है कि इनपुट का लालच दिया है कि हम आपको ये 18,000 वापस कर देंगे। पर असल में सरकार वापस करती है क्या, वापस थोड़ी करती। शानी बन गई सरकार। तो वो क्या कह रही है, अबे देख ये आगे बेचेगा तो ज्यादा में ही बेचेगा, ज्यादा में बेचेगा तो ये तो कस्टमर से और ज्यादा पैसा कलेक्ट करेगा, और ज्यादा पैसा कलेक्ट करेगा तो अपन को तो इससे लेने ही निकलेंगे, अपन को कभी देने थोड़ी निकलेंगे। ये बात समझ रहे हो कि नहीं। मतलब मान लो हिमांशु यहाँ तू बहुत इसको आगे तो खाना में पूछी करनी है। अब मैं गवर्नमेंट, मोदी जी, भजन लाल शर्मा जी, ठीक है। तो भजन लाल, अब मोदी जी क्या कह रहे हैं कि देखो आप लोग अगर माल परचेज कर रहे हो उसके ऊपर जो टैक्स आप हमें पे कर रहे हो हम आपको वापस कर देंगे, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, हम आपको वापस कर देंगे। पब्लिक खुश हो गई, टेंशन ही नहीं है। फिर तो जो बिजनेसमैन है वो तो खुश, क्या हमें तो पैसा वापस मिल ही जाएगा। क्या कर रहे हो, 18,000 वापस दे दोगे तो हम घर कहाँ से चलाएंगे, अपनी जेब में क्या रखेंगे, गाड़ी घोड़े कहाँ से लाएंगे, फिर वापस मत करो। मैं कहा देख हिमांशु टेंशन मत ले, ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं अपन इनको। अपन कोई जेब में आया हुआ पैसा वापस करते हैं क्या, नेता है अपन कभी वापस करेंगे क्या। ये तो इनको अपन दे रहे लालच। कैसे लालच, कि अगर अपन इनको कहेंगे कि तुझे वापस कब मिलेगा, कब मिलेगा इनको वापस, जब ये आगे बेच देंगे। तो ये आगे लाख रुपए के माल को लाख रुपए से कम में बेचेंगे क्या, लाख में भी नहीं बेचेंगे, किस में बेचेंगे, ज़्यादा में।
ज़्यादा में बेचेंगे तो जब तुम बेचो तुम भी टैक्स कलेक्ट करना, खरीद के लाया तब टैक्स दिया है तो तुम तो करोगे ही करोगे कि भाई हम टैक्स दे के लाए तो तू मेरे में नहीं ले जाएगा साले, तू भी टैक्स दे। तो अब ये 1,10,000 नहीं बेचेंगे तो उसके ऊपर और ज़्यादा पैसे लेंगे ना, और ज़्यादा पैसे लेंगे तो अपन को कौन सा पैसा देना है, अपन को तो एडजस्ट ही करवाना है कि ठीक है तुम्हारे 18,000 तुम रख लो, हमें तो और पैसे दे दो, जा तू जाओ। तो सरकार ने क्या कहा, एक लॉलीपॉप दे दिया आपको कि भैया हम पैसे वापस कर देंगे। उनको ईमान में वापस करना तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, वो तो और उल्टे पैसे लेंगे ही लेंगे। एक माल जो फैक्ट्री में बनता है कंज्यूमर तक आता है तब तक वो माल 5 से 6 दफे मार्केट में बिक जाता है। 6ठे 7वें इंटरमीडियरी से तो अपन खरीदते हैं, अपन जिससे खरीदते हैं तब तक किसी को पैसा नहीं देना, सिर्फ अपन को देना है, ठीक है। सब एडजस्ट 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 करते जाते हैं। अब मेरा पॉइंट ये समझाना था आपको कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कहा कि सरकार ये मैं माल खरीद रहा हूँ किस लिए, बेचने के लिए, तो मुझे इनपुट चाहिए। सरकार ने कहा सही है, तो तूने जो पैसा दिया है वो तेरे नाम से हमारे पास एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा है, तुझे वापस कब मिलेगा, जब तू आगे इसको बेच देगा। तो कुछ लोग शाणपत्ती करते हैं। क्या शाणपत्ती करते हैं कि मान लो, अब अमाउंट से समझना, मान लो 10 लाख रुपए का माल खरीद के लाए, उस 10 लाख रुपए के माल पे 1,80,000 का इनपुट उनको मिल गया। तो असल में इनपुट मिलना मतलब सरकार, अपन भी तो खाता बही सीख रहे हैं ना, अपन अकाउंटिंग ही सीख रहे हैं, तो सरकार हिसाब तो रखेगी कि इसने कितने का माल खरीदा है, इसका कितना इनपुट बनता है। तो सरकार ने मेरे नाम से मिस्टर मुर्तजा अली 1,80,000 रुपये लिख दिया कि ये आपका इनपुट हमारे पास जमा है, जब आप इस माल को बेचो तो 1,80 एडजस्ट करवा के बाकी पैसे दे देना। मैं सारा माल एक साथ तो बेचता ही नहीं हूँ, जैसे खरीद के ज़्यादा लाते हैं, बिकता तो थोड़ा थोड़ा ही है ना। सोचो ना, दुनिया का दस्तूर है, अगर मैं 1-1 यूनिट बेचता हूँ तो 1-1 यूनिट खरीदता थोड़ी हूँ, चिंदी चोर थोड़ी, 1 यूनिट खरीदे बेचे, खरीदूंगा तो 100,000 में, और फिर धीरे धीरे बिकेगी, कम हो जाएगी, वापस पूरा माल खरीद के लाऊंगा। खरीद के लाया 10 लाख का माल, धीरे धीरे बेचना चालू किया, 1 लाख का बिका, 2 लाख का बिका, 3 लाख का बिका। अब मैंने शाणपत्ती क्या करी पता है, मैं 10 लाख में से 2 लाख का माल तो ले गया घर, चल ये तो अपन एवं बिजनेस के नाम से खरीद लाए, पर चाहिए तो अपन को क्या था, घर पे। मतलब एसी खरीदने गए, 10 एसी खरीद के लाए बिजनेस के नाम पे, लगाए तो क्लासेस में 8, 2 कहाँ ले गए, घर। तुम ये मत के नहीं है तो 2 ही लगे, 8 घर लगे, क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 2 कहाँ चले गए, घर। बाकी के जो 8 लाख का माल बिका ना, वो 8 लाख का माल ही मैंने कितने में बेच दिया, 12 लाख में। सरकार को क्या मालूम पड़ेगा, पागल है सरकार, बेवकूफ, उनको क्या मालूम पड़ेगा। मैंने बचे हुए 8 लाख का माल कितने में बेच दिया, 12 लाख में। अब बेटा 12 लाख में माल बेचूंगा तो 18% जीएसटी, 1,80,000 से तो क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा। लगाओ हिसाब कितना लगेगा, 12 लाख का 18% करके बताओ। बोल भाई कार्तिक हितेश कहाँ मर गए, बता जल्दी कैलकुलेट कर। 12 लाख का 18%, कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 2,16,000। तो अब मैं सरकार को क्या कह रहा हूँ, सरकार मैंने 12 लाख रुपए में माल बेच दिया है, टैक्स कितना बन रहा है, 2,16,000। समझना, टैक्स कितना बन रहा है, 2,16,000। तो मेरा 1,80 जमा है ना तुम्हारे पास, वो तुम रख लो, 1,80 माइनस करके बचा हुआ 36,000 रुपये मैं तुम्हें और पे कर देता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, चला। लेकिन शाणपत्ती क्या हुई कि माल तो 8 का ही बिका था और इनपुट तो पूरे 10 का खा गया मैं। खाया कि नहीं खाया। अगर मैं ये माल उसको बता के लाता कि मैं घर ले जा रहा हूँ तो 2 लाख पे जो 36,000 का इनपुट मैंने क्लेम किया है वो मुझे मिलना चाहिए था क्या, नहीं ना। पर मैंने तो पूरा 1,80 का इनपुट लिया कि नहीं लिया, समझे कि नहीं समझे तुम लोग।
तो सरकार ने एक रूल और बनाया। अब ये फाइनल रूल है, इसके बाद प्रैक्टिकली समझेंगे। हाँ हाँ भाई, लास्ट रूल। अभी तक क्या समझाया? 1 लाख का माल 1.5 लाख में बेचोगे, 18 का इनपुट मिलेगा, 27 कलेक्ट करोगे, 27 में से 18 माइनस करके 9,000 गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। कभी कभार चुनिंदा 5 बार ऐसा होगा कि इनपुट नहीं मिलेगा। इनपुट नहीं मिलेगा तो खर्चा ही कितने का माना जाएगा? पूरे 1,18 का। अलग अलग रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, 1,18,000 से सिंगल एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कभी कभार जीएसटी लगेगा ही नहीं तो जयराम जी की एंट्री कितनी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख 1 लाख। तीसरा रूल कि तुम माल खरीद तो लाए, किस लिए? बेचने के लिए। अब जब तुम खरीद के लाए तब तुम्हारी इंटेंशन थी कि तुम उस माल को आगे बेचोगे। आगे बेचोगे इसलिए तुमने खरीदते समय ही इनपुट बुक कर लिया। खरीदते समय ही तुमने एंट्री क्या पास कर ली? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आपने इनपुट को डेबिट किया मतलब आपने अपना असेट बुक कर लिया। आपने ये मान लिया कि मुझे ये पैसा वापस मिल जाएगा, देर सवेर से जब भी बेचूंगा पैसा तो वापस मिलेगा। आपने अपनी बुक्स में ये मान लिया ना। पर तुम्हें पता है कि तुमने इसमें से कुछ माल बेचा ही नहीं, तुम घर ले गए, तुमने दान में दे दिया, उसमें आग लग गई, वो माल चोरी हो गया। तो जब तुमने माल आगे बेचा ही नहीं तो तुम इनपुट के हकदार हो क्या? नहीं ना। तो उस केस में आपको ये इनपुट वापस करना पड़ेगा। मालिक गलती हो गई, हमने इसको अपना एसेट मान लिया, हमने माल बेचा ही नहीं आगे, हमने तो माल किसी और पर्सनल यूज में ले लिया। तो मैंने जो इस एसेट को इंक्रीज किया था तब डेबिट किया था, अब मुझे इसको वापस से क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कुछ चुनिंदा बार ऐसे ट्रांजैक्शंस आएंगे जिसमें हमारा क्लेम किया हुआ इनपुट हमें वापस करना पड़ेगा। 3 स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। 6 ट्रांजैक्शन आएंगे, 6 में से 5 ट्रांजैक्शन तो नॉर्मल होंगे। एक सिंगल ट्रांजैक्शन इन 3 स्पेशल सिचुएशन पे बेस्ड होगा। क्या? इनपुट नहीं मिलेगा, एंट्री होगी 1,18 से डायरेक्ट, जीएसटी ही नहीं लगेगा, एंट्री सिर्फ 1 लाख से होगी। तीसरा, पहले क्लेम किया हुआ इनपुट क्या करना पड़ेगा? रिवर्स, एंट्री क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स। क्लियर है? तो वो तीन सिचुएशन अपन समझ लेते हैं। तो मैंने माल बेचा ही नहीं, तो आउटपुट कहां से आएगा? ठीक है, पेज नंबर 10.2 पे आ जाओ। 2-3 मिनट बचे अपने पास, जल्दी जल्दी पढ़ लें। सेकेंड वाला पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट्स का डब्बा बना हुआ है पेज नंबर 10.2 पे, उस पर 5 स्टार मार्क कर लो और 5 स्टार मार्क कर लो उस पर। सबसे इंपॉर्टेंट लिख दो वहां पे, रीड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। रीड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। पेपर को फोल्ड कर दो कॉर्नर पे से ऊपर। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है। पहली वाली लाइन बहुत जनरल पॉइंट है, यूं कह रहा है कि आपने 1 लाख रुपए के ऊपर जो 18,000 पे किए हैं, ये 18,000 आपको वापस मिल जाएंगे, तो ये आपकी कॉस्ट नहीं है, क्या है आपके लिए? असेट। सर हम ये बात समझ चुके हैं, ये है आम जिंदगी। ठीक है, अब चलते हैं मेंटोस जिंदगी के ऊपर। मेंटोस जिंदगी क्या कहती है कि जो सेकंड पॉइंट है ना, इसमें जो हम सारी चीजें लिख रहे हैं 7 पॉइंट्स है इसमें, इन 7 पॉइंट्स पे इनपुट नहीं मिलेगा। इन 7 पॉइंट में आप 1 लाख रुपए के ऊपर 18,000 पे तो करोगे, पर वो 18,000 आपको वापस नहीं मिलेगा। तो अब वो आपका असेट नहीं है, वो आपकी कॉस्ट ही है। तो डायरेक्ट एंट्री कितने से होगी? 1,18,000 से। तो ये जो 1 से लेके 7 लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे एक ब्रैकेट में मार्क करो। 1 से लेके 7 लिखा हुआ है, इसको एक ब्रैकेट में मार्क लिखो और यहाँ लिखो इनपुट नहीं मिलेगा, इनपुट नहीं मिलेगा। और भी अच्छे से लिखना चाहते हो कि हमेशा के लिए याद रहे, तो लिखो इनपुट नहीं मिलेगा, एंट्री पूरे 1,18,000 से पास होगी। इनपुट नहीं मिलेगा, एंट्री 1,18,000 से पास होगी।
तो बेटा कौन कौन सी चीज़ों पे इनपुट नहीं मिलेगा, इसमें मैं ना आपको स्टार भी पार्क करवा दूंगा 7 पॉइंट में से किस पे क्वेश्चन आता है। कुछ चीज़ों पे तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, जैसे फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट के बिल। मैंने आपको समझाया था जो माल खरीद के बेच रहे हो सिर्फ उसी पे इनपुट नहीं मिलता, आप अपना बिजनेस करने के लिए जो भी खरीद के लाते हो सब पे इनपुट मिलता है। अब यार मेरे यहाँ पे फैकल्टीज रहते हैं, कभी कोई गेस्ट आते हैं, फैकल्टीज को शाम को भूख भी लगती है तो हम बाजार से कुछ खाने पीने का मंगा लेते हैं, और बाजार में कहीं से भी कुछ भी मंगाओ वो लोग हमसे जीएसटी चार्ज करते हैं, तो खाने पीने की चीज़ों का जीएसटी नहीं मिलता। पर आप इस पॉइंट पे क्रॉस मार दो, ये क्वेश्चन में नहीं आता है। देन पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, तो अंडरलाइन कर लो इंश्योरेंस, स्टार मार्क कर लो, इंश्योरेंस का भी जीएसटी हमें नहीं मिलता है, ठीक है। सॉरी इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस अंडरलाइन करो, हेल्थ इंश्योरेंस का जीएसटी नहीं मिलता है। पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फी ऑफ अ क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर, बेटा इनपुट नहीं मिला मुझे, तो इस पे भी क्रॉस मार लो, कोई एग्जाम में आता नहीं है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, ये गलत लिखा हुआ है ये पॉइंट, क्रॉस मार दो आप, एग्जाम में नहीं आएगा। परचेज ऑफ व्हीकल्स, सिंगल टिक कर लो, एग्जाम में आ सकता है। गाड़ी घोड़े खरीदते हैं उसके ऊपर जीएसटी तो लगता है पर इनपुट नहीं मिलता। 10 लाख की कार खरीदी, 1,80,000 का आपने जीएसटी पे किया, तो आप डायरेक्ट कार की एंट्री कितने से करोगे, 11,80,000 से करोगे, 1,80,000 को अलग से इनपुट की तरीके से रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, इस पे भी क्रॉस मार दो। पेमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, इस पे भी क्रॉस मार दो। पर्सनल यूज को अंडरलाइन करके कर दो ड्राइंग्स। चलो क्रॉस मत लगाओ यार, उसको घोट के टिक कर लो, ड्राइंग्स तो आएगा आपके क्वेश्चन। जब भी पर्सनल यूज का हो ड्राइंग्स पे इनपुट नहीं मिलता, टोटल ड्राइंग्स मानी जाएगी, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, जीएसटी पेड, इनपुट जीएसटी इज रिवर्स क्रेडिटेड इन द फॉलोइंग केसेस, अंडरलाइन करो रिवर्स, कि रिवर्सल की एंट्री कब कब पास करनी पड़ेगी। मैं आपको लॉजिक तो पहले ही बता दूं, इसमें से 2 चीज आएगी। लॉजिक पहले ही बता दूं, आप माल खरीद के लाए ये कह के कि हम इसको बेचेंगे सर, सरकार ने आपको इनपुट दे दिया, अब आपने उसको बेचा ही नहीं, आपने उसको बेचा नहीं तो फिर आप किसी भी यूज में लो, उसके इनपुट के लिए आप हकदार नहीं हो, आपको रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। ऐसी कौन कौन से होते हैं, जिन लोगों ने जर्नल एंट्री का चैप्टर पूरा पढ़ा है ना उनको तो याद आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सुन लो मेरे मुंह से कि मैं गुड्स खरीद के लाया बेचने के लिए, पर मैंने उसको बेचा नहीं, घर ले गया पर्सनल यूज में, ड्राइंग्स। मैंने उन गुड्स को दान में दे दिया, चैरिटी। मैंने उस गुड्स को छोटे छोटे हिस्से करके फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। वो गुड्स में आग लग गई, लॉस बाय फायर। वो गुड्स चोरी हो गए, लॉस बाय थेफ्ट। या मैंने वो गुड्स ही डीलर को रिटर्न कर दिए, परचेज रिटर्न, है ना। इन सब केसेस में गुड्स मेरे पास रहा ही नहीं, तो इनपुट मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। सर इनपुट रिवर्स कैसे करते हैं मैं सिखाऊंगा, टेंशन मतलब सबसे सिंपल एंट्री होगी, ठीक है। अगला चलो आप, फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवाई ऑफ जीएसटी, स्टार मार्क कर दो। टॉपिक पे एक सिंगल स्टार मार्क करो, फिर जो क्वेश्चन में आता है उस पर 3 स्टार मार्क कराऊंगा। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी 3 स्टार मार्क कर दो। वेजेस एंड सैलरी का क्वेश्चन में आएगा, हमें जीएसटी नहीं लगाना, ज़्यादा शाणे मत बनना। हमने सैलरी 1 लाख रुपए की पे करी तो उसके ऊपर 18,000 जीएसटी पे नहीं करने वाले हम, मतलब ये तो वही बात हो गई। मैं विकास जी को सैलरी दे रहा हूँ, विकास जी कह रहे हैं कि देखो सर मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो लाओ 10,000 की सैलरी के ऊपर 1,800 रुपये का जीएसटी भी दो। तो इम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। सप्लाई ऑफ सर्विस टू गवर्नमेंट क्रॉस मार दो। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल सिंगल टिक मार दो, ये आता है क्वेश्चन में। एजुकेशनल सर्विसेज क्रॉस मार दो, हेल्थ सर्विस क्रॉस मार दो, ट्रेवलिंग एक्सपेंस टिक कर लो, इंटरेस्ट क्रॉस मार दो। ट्रेवलिंग एक्सपेंस के ऊपर भी जीएसटी नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, अब आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है और एक बुरी खबर भी है। खबर तो एक ही है कि कोई कोई खुश होगा, किसी किसी को बुरा भी लगेगा, एज पर योर नेचर, एज पर योर डेडिकेशन।
कल मतलब मैं अभी बाहर जा रहा हूँ तो कल छुट्टी है, संडे को तो छुट्टी है, मंडे को भी छुट्टी है, ट्यूसडे को मैं आ गया तो क्लास रहेगी, तो ट्यूसडे को भी छुट्टी है। मैं ट्यूसडे तक बाहर हूँ, सिर्फ मेरी क्लास की छुट्टी है, बाकी क्लासेस एज इट इज़ रहेगी। शायद मंडे को पूरी क्लास ऑफ रहे, शायद। इसीलिए पहले बता देता हूँ, टाइम टू टाइम चेक करते रहना। ऐसा नहीं कि मैंने मैसेज नहीं देखा था, ये वो। रोज़ क्लास के टाइम से आधे घंटे पहले तो मैसेज चेक कर ही लेना कि आज क्लास है कि नहीं है। ठीक है, बाय, टाटा, सी यू।